हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, यानी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है भाई साहब? अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले सब कोई जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट, और एक बार शेयर सब कोई कर दीजिएगा। इससे पहले सबको गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ये, हम सब के बारे में है। पुरानी बातें हैं, कुछ नई बातें भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ पुरानी बातें भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे हम लोग संतुष्ट हो जाएं कि अर्थव्यवस्था और आजीविका का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना कि अर्थव्यवस्था और आजीविका क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था जो है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। हम लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वहां पर अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अर्थव्यवस्था की जो ना परिभाषा दिया है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा जो ना वहां पर दिया है अर्थशास्त्र का। तो हमने वहां पर अच्छे तरीके से इसको समझा है, जाना है और बूझा भी है। बोलो, बूझा है कि नहीं बूझा है? हाँ गुरु जी, बूझा तो है हम लोगों ने। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मतलब वही होता है कि उत्पादन होता है, उसका वितरण होता है, उसका खपत होता है ना। किसी उत्पादित वस्तुओं की खपत की बात हो रही है ना। उसी का एक सामाजिक, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, व्यवस्था है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये हमारे चारों तरफ भैया, हमारे ये इर्द गिर्द जो है ना, ये घूमते रहता है। कौन? अपनी अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से तो संतुष्ट आप लोग हो ही गए होंगे। दूसरा बात है यहाँ पर आजीविका। आजीविका का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको ये बताइए, आजीविका का मतलब क्या होता है भैया? सबको मिलकर बताएंगे हमें। भैया आंख में कुछ पड़ गया क्या? ठीक है, आजीविका का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको ये बताइए, सबको मिलकर बताएंगे। तो आजीविका का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, जीवन में विभिन्न काल, मतलब विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और काम करने के परिणाम स्वरूप उनको कुछ ना कुछ क्या मिलता है मेरे दोस्त? मेहनताना मिलता है। उस मेहनताना का इस्तेमाल जो है ना अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन में, यानी जीवन में अपने करने का मतलब जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं उसको खरीदने में करता है, अपने जीवन जीने में उसका इस्तेमाल करता है ना। तो वो जो काम करता है ना, वो उसके आजीविका का क्या हो गया? स्रोत हो गया। जो उसको मिला मेरे दोस्त, वो उसका आय हो गया। और अपने जीवन को चलाने के लिए उस पर क्या कर रहा है मेरे दोस्त? खर्च कर रहा है। तो वो उसकी क्या हो जाएगी? आजीविका हो जाएगी। सीधी सी बात है। उसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब जो वो काम है ना, उसके लिए क्या हो गया? वो आजीविका हो गई, है ना। क्योंकि उसके जीवन चलाने के लिए वहीं से जो भी वस्तुएं जो है ना वो प्राप्त हो रही है, जो भी चीजें ना वहीं से प्राप्त हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? उसका जीवन जो है ना वो क्या कर रहा है? वो चल रहा है। तो सीधी सी बात है, काम की बात हो रही है ना। एक शब्द में कहो तो काम है आजीविका। क्या है मेरे दोस्त? काम ही है आजीविका। जिस काम से किसी भी व्यक्ति का क्या चल रहा है मेरे दोस्त? घर बार चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, वो उसके लिए क्या हो गया? आजीविका हो गया। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, किसी दुकानदार के लिए उसका दुकान उसकी आजीविका का साधन हो गया कि नहीं? किसी के लिए नौकरी जो है ना वो उसकी आजीविका का साधन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अलग अलग प्रकार के भैया हमारे हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बाबू मेरे हो सकते हैं, लेकिन है तो आजीविका ही ना। है तो जीवन चलाने के साधन ही तो है ना वो। तो बोलो, आजीविका से भी आप लोगों ने आप लोग संतुष्ट हो गए, और हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था से भी आप लोग यहाँ पर संतुष्ट हो गए। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो हमें जरूर से जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हमें यह जानना है कि किसी भी राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें, किसी भी राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें मेरे दोस्त, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार होता है वहां का कृषि और उद्योग होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया हमारे किसी भी राष्ट्र के लिए, है ना, उसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या होता है, तो उसका मूल आधार होता है, क्या होता है? कृषि होता है, एवं क्या होता है? कृषि होता है, एवं क्या होता है? उद्योग होता है। कृषि एवं उद्योग जो है ना उसके अर्थव्यवस्था का क्या होता है? आधार होता है। किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है? उसका कृषि और उद्योग होता है। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब आधुनिक युग की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो कृषि की तुलना में उद्योग जो है ना वो आगे बढ़ चढ़कर सामने आ जा रहे हैं। यानी अभी वर्तमान समय की स्थिति की बात करें तो भैया हमारे कृषि के तरफ से लोग जो है ना वो हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। और कहां भैया हमारे उद्योग क्षेत्र में जो है ना लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो कृषि से रुझान थोड़ा सा हट रहा है, और भी हमारे लोग जो है ना काम करने के चक्कर में भैया हमारे एक जगह से दूसरी जगह पलायन भी करते हैं, और उद्योग धंधे भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। तो आज जो है ना उद्योग को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है इस अर्थव्यवस्था में,
है ना। यानी वर्तमान की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, वर्तमान की अगर युग की बात करें, तो इसमें कृषि को ज्यादा जो ना महत्व नहीं दिया जा रहा है, अपेक्षाकृत किसके, उद्योगों के। उद्योगों को भी हमारे ज्यादा यहाँ पर महत्व प्राप्त है, किसको, किसके अपेक्षा, तो कृषि के अपेक्षा। चीजें क्लियर ना। उसके बाद से अगर बात करें मेरे दोस्त, लेकिन अगर देखा जाए मेरे दोस्त कि किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि को ही हटा दिया जाए मेरे दोस्त, क्योंकि काफी सारे उद्योग धंधे जो होते हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। काफी सारे उद्योग धंधे जो होते हैं मेरे दोस्त वो कृषि पर ही आधारित होते हैं। जैसे हम बात करें मेरे दोस्त 18वीं शताब्दी के बाद की बात करें, जैसे हम 1 मिनट की बात करते हैं, 18वीं शताब्दी के पहले तक अगर देखा जाए तो ब्रिटेन जो इंग्लैंड था, वहां पर 80% जो आबादी थी वो कृषि पर आश्रित थी। किस पे आश्रित थी, कृषि पर आश्रित थी। और भैया हमारे वहां से 80% यानी 18वीं शताब्दी के बाद की बात करें अगर, तो भैया हमारे उसके बाद जो है ना धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, औद्योगिकरण होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया और आप लोग पहले से जानते हो कि इंग्लैंड जो है ना वो ये विश्व का पहला देश है जहां पर औद्योगिकरण होता है ना। यानी उद्योग धंधे जो है ना वो बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं, उत्पादन जो है ना वो बहुत बड़े स्तर पे होता है, समझ लो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिकरण कहते हैं। हालांकि हम आगे देखेंगे, समझेंगे चीजों को। तो इंग्लैंड जो है बाबू मेरे वो क्या है, पहले 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, और बाद में भैया हमारे क्या हो गया, आप लोग तो जानते हो क्या हो गया, 18वीं शताब्दी के बाद जो है ना क्या होता है, वहां पर औद्योगिकरण होता है, और धीरे धीरे जनसंख्या जो है ना इधर शिफ्ट होती है, और बड़े स्तर पे जो है ना उत्पादन होते हैं वहां पर, किसके द्वारा, उद्योगों के द्वारा, है ना, मशीनरियों के द्वारा। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर इंग्लैंड में भैया हमारे मशीनरी का जो ना वहां पर सूत्रपात होता है, यानी मशीनरी वहां पर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाएगा बताइए कि औद्योगिकरण की शुरुआत कहां से होती है, तो इंग्लैंड से होती है। कहां से होती है मेरे दोस्त, इंग्लैंड से होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो औद्योगिकरण तो बाबू मेरे हो गया, औद्योगिकरण तो बाबू मेरे हो गया, आप सब जानते हो, है ना। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मन में तो चल ही रहा होगा, है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे, उसे हम लोग औद्योगिकीकरण कहते हैं। जहां पर उत्पादन जो है ना किससे होता है, मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है, औद्योगिकरण होता है। बस अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर कारण क्या, आखिर किस कारण से औद्योगिकरण हुआ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं मेरे दोस्त की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर भैया मेरे हमें जो है ना वस्तुएं अधिक चाहिए, तो ठीक है, हमें वस्तुएं अधिक चाहिए, तो उसके लिए हमें मशीनों की तरफ आगे बढ़ना होगा, मशीनों की तरफ हमें जाना होगा। जैसे मान लो कि पहले कुछ भी नहीं था, अगर पुराने जमाने की बात करें, प्राचीन समय की बात करें अगर, तो उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था। लोग यहाँ पर खेती करते थे, थोड़ी सी उपज लेते थे, खा पी के मस्त हो जाते थे, फिर यहाँ पर जंगल की सफाई छोड़ देते थे, फिर दूसरे जगह जाते थे, जंगल की सफाई करते थे, थोड़ी सी उपज लेते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे, निकल जाते थे। उनके पास कोई मतलब वो नहीं था, आवश्यकताएं कम थी, लोग कम थे, लेकिन जनसंख्याएं बढ़ी, जनसंख्याएं बढ़ी, लोगों के अंदर आवश्यकताओं की जो है ना वो अनुभूति है, लोगों के अंदर जो है ना आवश्यकताएं बढ़ी, तो क्यूरियोसिटी बढ़ता है ना मेरे दोस्त कि हाँ अब हमें उत्पादन थोड़ा सा ज्यादा करना है ना, हमें उत्पादन क्या करना, ज्यादा करना। तो आवश्यकताएं बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त क्या होगा, यहाँ पे नए नए आविष्कार भी होंगे। आजकल की बात करें अगर, तो आजकल क्या हो रहा है भैया, मेरे जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ते जा रही है, उस प्रकार से नए नए बीजों का उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा सर, नए नए बीज जो ना उसका आविष्कार हो रहा है, नए नए बीज जो ना वो खेतों में लगाए जा रहा है, अधिक से अधिक उपज लिया जा रहा है। बोलो लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। आज जो है ना बहुत बड़े स्तर पे हर चीज का जो है ना वो उत्पादन हो रहा है, ताकि हर लोगों के पास जो है ना एक से एक छोटी से छोटी वस्तु जो है ना लोगों के पास जो है ना वो पहुंच सके। बताओ कभी एक का दो का मोबाइल किसी के पास हुआ करता था, आज आवश्यकताएं बढ़ गई है क्या, आज आप बिना मोबाइल के रह सकते हो क्या, नहीं रह सकते ना। तो आज देखो भैया हमारे एक से एक बढ़कर जो है ना मोबाइल आ रहा है, और हर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जो है ना मोबाइल है आज, है ना। एकदम गांव स्तर पे यानी निम्न स्तर से लेकर भैया भाई टॉप लेवल तक जो है ना मोबाइल सबके पास है। खाने पीने की वस्तु हर किसी के पास जो है ना आज उपलब्ध है, पहनने की वस्तु हर किसी के पास आज उपलब्ध है, साइकिल मोटरसाइकिल कार जो है ना वो लगभग लगभग सभी किसी के पास जो है ना आज उपलब्ध है। तो आवश्यकता पड़ी तो उसके आविष्कार हुए, उत्पादन बढ़े, कारण तो एक ये होता है सर औद्योगिकरण का। उसके बाद अगर धीरे धीरे देखा जाए मेरे दोस्त, तो नए नए मशीनों का आविष्कार होता है। जब आवश्यकता बढ़ती है तो नए नए मशीनों का आविष्कार होता है,
कोयले एवं लोहे की प्रचुर मात्रा में भैया मेरे क्या होता है सर, उसका भी उत्पादन होता है। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत होती है। सस्ते श्रम की उपलब्धता, इसमें भैया मेरे सस्ते श्रम की उपलब्धता तो चाहिए ना भाई औद्योगिकरण के लिए, तो भैया मेरे ये भी जरूरी है। उसके बाद से विशाल औपनिवेशिक स्थिति, यानी जब उत्पादन होगा तो मेरे दोस्त उसके लिए कहीं ना कहीं जो ना क्या चाहिए अपने को, कहीं ना कहीं अपने को क्या चाहिए मेरे दोस्त इसको, इस उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए, खपत करने के लिए जगह चाहिए, और उसके साथ साथ कच्चे माल की भी आवश्यकता चाहिए। तो उसके लिए उपनिवेशिक जगहों की जो ना भैया हमारे क्या ना आवश्यकता पड़ेगी, उपनिवेशिक देशों की आवश्यकता वहां पर पड़ती है। तो हालांकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इधर देखते हैं और नजर डालते हैं कि औद्योगिकरण के कारण, पेज नंबर आप निकाल लीजिएगा 103 पे थोड़ा सा नजर डालिएगा आप लोग सबको मिलकर, है ना। पेज नंबर किसी और मेरे 103 पे नजर डालिएगा जरा ध्यान से और प्यार से। ब्रिटेन में आखिर कैसे बढ़ावा मिलता है औद्योगिकरण को? तो ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया है। यानी अहस्तक्षेप, यानी स्वतंत्र बाजार दिया जाता है लोगों को कि भाई हमारे आप खुलकर जो ना, आप जो ना मार्केटिंग करो, खुलकर जो ना व्यापार करो, कोई रोक टोक नहीं लगेगा, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार का कोई कर आपको नहीं देना पड़ेगा, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा, आप जितना मर्जी व्यापार कर सकते हो, बेच खरीद सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अहस्तक्षेप की नीति कहने का मतलब पहले जो था ना, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था व्यापार पे। पहले जो था ब्रिटिश सरकार का क्या था, नियंत्रण था व्यापार पे, है ना, कि भैया हमारे निर्यात कर भी लगाया जाता था, आयात कर भी लगाया जाता था, रोड टैक्स भी लगाया जाता था, यातायात कर भी लगाया जाता था, मतलब उत्पादन कर भी लगाया, मतलब विभिन्न प्रकार के करों से लोगों को दबा दिया जाता था, ठीक है, ताकि यहाँ के लोगों का जो ना व्यापार क्या हो जाए मेरे दोस्त, वो भी खत्म हो जाए, और वहां के लोगों का भी व्यापार क्या हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर एक नीति आती है अहस्तक्षेप की नीति, यानी उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये दो नीतियां भी हमें जब हटती है तो यहाँ पर ब्रिटिश व्यापार को बहुत ही ज्यादा जो है वो मिलता है, एक दिशा मिलता है, और बहुत ही ज्यादा विकास होता है ब्रिटिश व्यापार का, ठीक है। उसके बाद से देखा जाए अगर, तो उत्पादित वस्तुओं की मांग जो है ना वो धीरे धीरे जब विकसित होगा, जब व्यापार विकसित होगा में, तो उत्पादित वस्तुओं की मांग जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और वर्तमान ढांचों के हिसाब से जो है ना उत्पादन उतने अच्छे तरीके से हो नहीं रहा था। वर्तमान ढांचे के हिसाब से भैया हमारे उतना अच्छे तरीके से उत्पादन जो है ना वो हो नहीं रहा था, क्योंकि अब लोगों के अंदर जो है ना भैया हमारे मतलब क्या डिमांड जो है ना वो बढ़ रहे थे, और वर्तमान स्थिति के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था भाई, लोगों को उतना उत्पादन जो है ना वो नहीं मिल पा रहा था, उतना प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं मिल पा रहा, डिमांड बढ़ते जा रहे थे। तो उस समय क्या हो रहा था भैया, हमने बुनकर अपने हाथों से बुनते थे वस्त्र, बुनकर क्या करते थे, अपने हाथों से भैया हमारे बुनकर जो है ना वो बुनते थे, सूत काटने वाले अलग होते थे। अब जरा सोचिए कि एक बुनकर जो था ना लगभग 6 आदमी के द्वारा काटे गए सूतों का इस्तेमाल जो है ना कपड़े बनाने में करता था। सोचो सोचो सोचो, अब सूत जब तक कते तब तक बुनकर बैठा रहता था, तो बुनकर तो उस समय बेरोजगार ही है। तो भैया हमारे अब यहां पर थोड़ा सा होता है ना भाई कि उत्पादन अपने को बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ खोजना पड़ेगा इसका विकल्प, नहीं तो हमारे बुनकर जो ना वो बैठे के बैठे रह जाएंगे, उत्पादन कम ही होगा, डिमांड बढ़ते जा रहा है मार्केट में, उत्पादन कम हो रहा है। अब 6 गो सूत काटने वाला है, जो चरखवा चला चला के सुतवा नहीं काटा जाता है, पतला पतला धागा जो ना वो निकाला जाता है, सूत काटना उसे गांधी जी जो करते थे, तो 6 गो सूत काटने वाला जो ना भैया हमारे एगो बुनकर पर होता था। अब बताओ जब तक 6 गो सूत काटने वाला सूत काटेगा तब तक बुनकर तो बैठा रहेगा ना जी। तो इसमें क्या ना थोड़ा सा वो आ जाती है, अब धागे की कमी पड़ जाती है, धागे की कमी पड़ जाती है, तब तक बुनकर जो है वो बेरोजगार होकर वो बैठते रहते हैं। अब यहाँ पर एक आवश्यकता जो है वो पड़ती है, आवश्यकता महसूस होती है, हमारे इसका विकल्प अपने को ढूंढना है, ठीक है, जिससे सूत का उत्पादन जो है वो हमें मतलब सूत का उत्पादन जो है भैया हमारे वो बढ़ जाए, ऐसा जो है वो विकल्प ढूंढने मतलब खोजा गया। अब इसी के कारण भी हमारे आगे बढ़ते बढ़ते चला गया, हम लोग बड़े बड़े आगे, हम लोग बड़े 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 बड़े, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कई सारे जो है सूत काटने वाले मशीन का जो है यहाँ पर निर्माण हो जाता है, आविष्कार हो जाता है, निर्माण नहीं सर आविष्कार हो जाता है। जैसे इसमें देखा जाए तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें, यानी पहले की बात करें, बात की बात करें, तो ब्रिटेन में नए नए यंत्र एवं मशीनों का क्या हो गया था सर, आविष्कार हो गया था। ब्रिटेन में नए नए मशीनों का क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था, जिससे उसके उद्योग में क्रांति आ गई थी। अब वो मशीन कौन कौन से थे, चलिए देखते हैं।
सबसे पहला मशीन था 1769 है, ये 1769 बाबू, कब कितना है ये है 1769 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1769 ईस्वी में यहां से प्रश्न पूछा जाता है, और इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं VVI, क्या लिख देता हूं यहां पर VVI, और यहां से प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता है, इसीलिए आप सबको ध्यान से देखिएगा और प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भर भर के। तो सबसे पहले 1769 में रिचर्ड आर्कराइट्स ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई थी जो जल शक्ति से चलती थी। स्पिनिंग फ्रेम आपसे पूछा जाएगा किसने इसका आविष्कार किसने किया था, तो रिचर्ड आर्कराइट्स ने इसका आविष्कार किया था। किसका? स्पिनिंग फ्रेम का। इसके द्वारा जो ना सूत काटा जाता था। चलो मशीन का निर्माण हो गया है ना, अब सूत में कमी नहीं होगी, कपड़ा जो ना भर भर के होगा, ठीक है ना। अब सुनो, तो यहां पर ये महोदय तो भैया हमारे आविष्कार कर दिया 1769 ईस्वी में, ठीक है, सूत काटने के लिए, और ये जल शक्ति से चलता था। फिर 1770 ईस्वी में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स, है ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता अगर आपको याद हो तो, एक अलग जो है ना सूत काटने की मशीन बनाई जिसका नाम था सर स्पिनिंग जेनी। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि बताइए स्पिनिंग फ्रेम और स्पिनिंग जेनी ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग आविष्कारकों के द्वारा आविष्कार किया गया है। तो यहां पर जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। उसी के दरमियान जो है 1773 में लंकाशायर के जॉन के, नाम क्या है इनका, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके कारण तेजी से जुलाहे काम करते थे, है ना, और धागे की मांग जो है ना वो बढ़ती गई। जुलाहे काम करने का मतलब ये हमारे जो जुलाहे होते हैं जो कपड़े का वो करते हैं सर, रंगाई पुताई करते हैं, है ना, वो भी करते हैं, और साथ में भी हमारे कपड़े बनाते हैं। जुलाहा उन्हीं को ना कहते हैं सर, कपड़े धोने वाला काम, कपड़े बनाने वाला काम, बुनकर वाला काम, ये सब जुलाहे करते हैं ना। तो अब इसके कारण से धागे की मांग जो है ना क्या हो गई सर, बढ़ गई। अब यहां से फ्लाइंग शटल बना, कपड़े की जो है ना वो हो गई, क्या हो गई मेरे दोस्त, कपड़े तेजी से बनने लगे भैया मेरे, उसके साथ साथ धागे की डिमांड जो है ना बढ़ गई। जैसे ये आया धागे की डिमांड जो है ना वो बढ़ गई। फिर क्या होता है 1779 ईस्वी में शम्यूल क्रॉम्पटन, है ना, क्रॉम्पटन होगा ये, है ना, क्रॉम्पटन या फिर क्रॉम्पटन देख लीजिए, क्रॉम्पटन ही होगा हमको जहां तक लगता है, कि शम्यूल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाकर जिससे बारीक सूत काटा जाता था। यानी पहले मोटा मोटा सूत होता था, जैसे खादी की बात करें तो खादी का सूत देखिएगा वो स्पष्ट रूप से दिख जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसका सूत जो है ना एकदम इतना महीन होता है, इतना बारीक होता है कि आपको दिखेगा नहीं। तो जैसे खादी का कपड़ा देखिएगा उसका सूत थोड़ा थोड़ा मोटा होता है कि नहीं होता है, आप सबको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां का सूत थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी सूत होता है जो क्या होता है बहुत ही बारीक होता है, कुछ सूत बहुत ही बारीक होता है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। तो बारीक सूत काटने के लिए सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक जो ना मशीन का आविष्कार किया, जिससे बहुत ही बारीक सूत जो ना वो काटा जाता था। उसके बाद से 1785 में एडमंड कार्टराइट्स, यहां पर आर्कराइट्स है, यहां पर एडमंड कार्टराइट्स ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम बनाया, कपड़ा बनाने वाला सर ये पावर लूम नामक करघा, है ना। ये लूम मतलब क्या होता है सर, करघा ही होता है, हस्तकरघा, है ना। तो हैंडलूम मतलब बोले तो हस्तकरघा, लेकिन यहाँ पर पावर लूम बोले तो पावर से चलने वाला लूम है ये करघा, जिससे क्या होता है कपड़े बनाए जाते हैं। करघा देखे होगे आप लोग सर, ऐसे ऐसे फेटवा जो खींचा जाता है ना, वो क्या होता है, लूम ही तो होता है, जो कपड़ा जो है ना जिससे बनता है, इधर धागा लगाता है, लोग खींचता लो, लगाता लो, खींचता लो, तो वो लूम होता है जिससे कपड़ा बनता है। तो एडमंड कार्टराइट्स ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम बनाया था, आपको पता होना चाहिए ये चीज, है ना, यहाँ से प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाएगा। तो 1785 में एडमंड कार्टराइट्स ने पावर लूम जो है वो बनाया था। और 1769 की बात करें मेरे दोस्त, जिसमें जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया था। तो ये देखो, ये 1769 में वाष्प इंजन जेम्स वाट ने बनाया था, इसी के आधार पर इन्होंने अपना काम जो है वो कर दिया, इन्हीं का सहायता लेके यहां पर इन्होंने अपना काम कर दिया, पावर लूम बना दिया, बात खत्म। उसके बाद से देखा जाए तो 1815 में हम्फ्री डेवी ने, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था, है ना, ये प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया एक बार, ओके ना। 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के, क्योंकि अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है, इस समय क्या होता है ना, क्योंकि काफी सारे जो है डिमांड बढ़ने लगते हैं, है ना, डिमांड बढ़ने लगते हैं, क्योंकि भैया मेरे ये सारे जो है ना वाष्प से चलने वाले मशीन थे, तो कोयले की आवश्यकता पड़ती है। उस समय ट्रेन भैया हमारे जो ना वो भी आ गया था मार्केट में, है ना, ट्रेन भी भैया हमारे आ गए थे, तो ट्रेनों को चलाने के लिए भी क्या चाहिए था भाई,
है ना, उसको भी चलाने के लिए कोयला चाहिए था। तो कोयले के उत्पादन भैया हमारे बड़े स्तर पे होना चाहिए, जिसके लिए खान में भैया हमारे खुदाई जो है ना वो करना जरूरी हो गया। तो खान में भी अधिक से अधिक जो है ना वो ये खुदाई होता था और अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता था, जिसके कारण से सेफ्टी लैंप की आवश्यकता जो है ना वहां पर पड़ रही थी, है ना, वहां पर सेफ्टी लैंप की आवश्यकता पड़ रही थी। और उसी सेफ्टी लैंप का ये आविष्कार जो है ना किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था, है ना। खानों में इस्तेमाल होने वाला सेफ्टी लैंप का इस्तेमाल जो है किसने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, चीजें क्लियर ना। उसके साथ साथ 1815 में ही हेनरी वेस्मेयर ने एक शक्तिशाली भट्टी का इस्तेमाल किया था। भट्टी बोले तो जहां पर प्रगलन होता है, जहां पर गलाया जाता है, लोहे को गलाया जाता है, लोहे जो भैया हमारे उसके इस्पात से अलग किया जाता है। तो लौह इस्पात उद्योग में या फिर लौह उद्योगों में इस भट्टी का काफी ज्यादा जो है ना बड़े स्तर पे इस्तेमाल हुआ। तो ये भैया हमारे जो है ना 1815 में हेनरी वेस्मेयर ने एक शक्तिशाली भट्टी का क्या किया, विकसित किया, जिससे लौह उद्योग में काफी ज्यादा जो है वो बढ़ावा मिला, काफी ज्यादा जो है वो मदद मिला। तो उस वहां भी लोहे का उत्पादन जो है बड़े स्तर पर होने लगा। तो ये वाला मामला था। उसके साथ साथ अगर देखा जाए बाबू मेरे, तो उसके साथ साथ अब आता है बाबू मेरे, अब क्योंकि यहां पर अब कच्चे माल की यहां पर जरूरत पड़ने लगी, लोगों को कच्चे माल की जरूरत पड़ने लगी। इसी बीच जो है ना एक आते हैं, इनको तो थोड़ा सा अभी छोड़ ही देते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कि भैया हमारे बेलनाकार छपाई का आविष्कार किसने किया था। तो बेलनाकार छपाई का आविष्कार जो है ना थॉमस बेल ने किया था। ये भी लगे हाथ देख लो, देखो हम छोड़ दिए, इसको मिस कर गए थे, है ना। इसके बाद से इसको देखते हैं, बेलनाकार छपाई, बेलनाकार छपाई, इसको देख लो ये महोदय, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इसका आविष्कार महोदय किसने किया था सर, तो इसका आविष्कार जो ना थॉमस बेल ने किया था। किसने किया था, थॉमस बेल ने किया था, याद रखिएगा, थॉमस बेल ने इसका आविष्कार जो है ना बाबू मेरे किया था। चीजें क्लियर ना। उसके बाद से चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है सर कि मशीन तो नए नए बनने लगे, नए नए यंत्रों का आविष्कार जो ना वो हो रहा था, जिससे फैक्ट्री प्रणाली को भैया हमारे काफी ज्यादा जो ना वो विकास हुआ, फैक्ट्री प्रणाली में काफी ज्यादा विकास हुआ। उसके फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार में नए नए केंद्र जो ना वो जन्मे, क्योंकि उत्पादन जो है ना बड़े बड़े हो गए, बड़े स्तर पे उत्पादन हो रहे थे सर। उसके बाद से अब देखा जाए मेरे दोस्त यहाँ पर कि मैनचेस्टर भी सर सूती वस्त्र उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बन गया। मैनचेस्टर आपसे बार बार पूछा जाता है, सुनो जरा ध्यान से सर, मैनचेस्टर आपसे पूछा जाता है ना। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है ना, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है ना। यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पे वस्त्रों का क्या होता है, उत्पादन होता है। इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। तो वही वाला बात यहां पर भी हो रहा है कि मैनचेस्टर भी सूती वस्त्रों के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया। और सन 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना। और बाद में सर जी बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना हुई और रेशम उद्योग तथा सन उद्योग, पटुआ वाला बात हो रही है, का उद्योग भी ब्रिटेन में बहुत बड़े स्तर पे उसका भी विकास होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं। मैं इसके बाद से, क्योंकि मशीनों का इस्तेमाल तो बड़े स्तर पे हो रहा था, क्योंकि भैया हमारे आविष्कार हो गए थे बड़े स्तर पे, अब मशीनों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसी दरमियान जो ना कई सारे व्यापारिक केंद्र बन गए, कई सारे व्यापारिक केंद्र बाबू मेरे यहां पर बन गए। उसी के दरमियान जो है ना मैनचेस्टर भी एक बहुत बड़ा सूती वस्त्रों का जो है ना यहाँ पर एक केंद्र बन गया, उत्पादन का एक केंद्र बन जाता है। साथ ही साथ 1805 में सर बाद में न्यू साउथ वेल्स जो है ना वो ऊन के उत्पादन के लिए बाबू मेरे क्या बन जाता है, एक के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। उसके बाद से बाद में बड़े बड़े भेड़ों के लिए भैया मेरे क्या खोला जाता है, फार्म खोला जाता है, ताकि वहां से हमें ऊन की प्राप्ति हो सके। उसके से रेशम उद्योग खुलते हैं। उसके बाद से सन उद्योग बाबू मेरे खुलते हैं। सन उद्योग बोले तो वही पटसन वगैरह है ना। सन उद्योग भैया मेरे उसका भी क्या होता है यहाँ पर आविष्कार, ये सॉरी उसका भी स्थापना यहाँ पर होता है। और ये सब जो है ना मिलकर ब्रिटेन का जो उद्योग है, औद्योगिकरण है, उसको और भी हमारे अगले स्तर पर लेकर जाते हैं। अब बात आती है सर, ठीक है, अपने को कच्चा माल चाहिए। अब औद्योगिकरण भैया मेरे हो तो गया, औद्योगिकरण तो हो गया और हो भी रहा है, आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे विकास होगा। तो जितने ज्यादा उद्योग धंधे लगेंगे, कच्चे माल का डिमांड उतने बड़े स्तर पे होगा, है ना, उतने बड़े स्तर पर होगा। तो इसी में बाबू मेरे औद्योगिकरण में, इस औद्योगिकरण में सस्ते श्रम की जो ना वो आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर सस्ते श्रम की भैया मेरे
भूमिका जो है ना इसमें सबसे ज्यादा जो है वो रही, क्योंकि वहां पर 80% लोग जो है ना वो कृषि पर आश्रित थे। कृषि पर आश्रित थे वहां पर 80% लोग जो है ना वो कृषि पर आश्रित थे। तो वहां पे सस्ते श्रम बाबू मेरे इंग्लैंड में मिल गए लोगों को, ये उद्योगपतियों को सस्ते श्रम जो है ना वहां पर मिल गए। तो ठीक है, मिल गए। तो एक ये भी अहम भूमिका निभाई औद्योगिकरण में, एक ये भी अहम भूमिका निभाई। उसके साथ साथ क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक, है ना, ये बड़ाबंदी प्रथा जो है वो चलती है। क्या चलती है मेरे दोस्त? बड़ाबंदी प्रथा। इसमें क्या होता है तो सुनिए। तो 18वीं शताब्दी के अंत में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत होती है, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े कृषि फार्म में परिवर्तित कर दिए और उसकी घेराबंदी कर दी। चल भाई, छोटे छोटे खेतों में थोड़ा सा खेती होता है तो थोड़ा सा दिक्कत का माहौल हो जाता है। अब बड़े स्तर पे खेती होगा, है कि नहीं? अब बड़े स्तर पे खेती होता है, चल भाई बड़े स्तर पे खेती होगा तो थोड़ा सा उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, कच्चे माल का जो ना डिमांड फुलफिल हम लोग करेंगे। तो जमींदार जो थे सर वो छोटे छोटे ये खेतों को खरीद करके एक बड़ा बड़ा जो ना प्लॉट बनाए, कृषि फार्म बनाए, उसकी घेराबंदी कर दिए और वहां पे अंदर में ही क्या किसानों से खेती करवाया जाता था। चलो ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां से जो भी छोटे मोटे जो किसान थे, जब खेती उनकी ले ली गई, जब खेत उनकी खरीद ली गई, तो अब उनके पास कोई काम बचा नहीं बचा। तो जो छोटे मोटे जो किसान थे अब वो बन गए मजदूर। क्या हो गए मेरे दोस्त? अब वो बन गए मजदूर। अब उनके पास जो ना आजीविका के उपार्जन के लिए कोई साधन अब नहीं रह गया, क्योंकि खेती तो था उनके पास जिससे वो अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन अब उनके पास कोई उत्पादन का साधन नहीं रह जाता है। फिर क्या होता है? फिर अब उन्हें आवश्यकता पड़ती है काम धंधों की, है ना। अब वो काम धंधों की उन्हें आवश्यकता पड़ती है, तो भैया हमारे वहां पर कृषि पर आश्रित थे तो काम धंधे वहां तो मिलेंगे नहीं, फिर जाएंगे कहां? तो शहरों की तरफ वो पलायन करते हैं। फिर जो अपने आसपास के जो शहर थे वहां पर पलायन करते हैं और इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए वो असंख्य मजदूर जो है ना वहां पर कम मजदूरी पर वो चले जाते हैं और सस्ते दरों पे वहां पे जाके काम करते हैं। अब मजदूरी बस, है ना, मजबूरी बस। और सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई, बड़े स्तर पे उत्पादन हुआ, क्योंकि अब रोजी रोटी चलाना है तो सस्ते दरों पे काम तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे भाई, शहर में जा रहे हैं, किसानी छोड़ के, किसान था जमीन बेच दिया, जमींदार जमीन खरीद लिया, अकेले पड़ गए, मजदूर बन गए, शहर की तरफ पलायन किए, वहां पर जाके सस्ते दरों पे क्या किए भैया मेरे, वहां पर मजदूरी की, उद्योगों में मशीनों के साथ लड़ा, है कि नहीं, और उत्पादन बढ़ाया। उसके साथ क्या होता है जरा ध्यान से सुनिएगा। अब फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने तथा कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा जो है वो उपलब्ध थी पहले से। पहले तो जल मार्ग के द्वारा और थल मार्ग के द्वारा जो क्या होता था, व्यापार होता था, लेकिन रेल मार्ग जो है ना शुरू होने के साथ जो है ना ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये और भी यातायात जो है ना वो सुलभ हो गया। ठीक है, ये और भी यातायात क्या हो गया, सुलभ हो गया। अब कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक ले जाना या फिर किसी अन्य जगहों पर ले जाना इन लोगों के लिए और भी आसान हो गया। बड़े स्तर पे जो है ना यहाँ पर अब जो है ना ये उत्पादन भी होते थे और बड़े स्तर पर ये वितरण भी अच्छे तरीके से हो जाता था ये ट्रेनों के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब इन लोगों के पास एक सबसे बड़ी समस्या थी कि अब उत्पादित वस्तुओं को हम लोग कहां जो है ना भैया हमारे खपाए, इसकी खपत कहां करवाए, उसके लिए एक बहुत बड़े व्यापार की आवश्यकता होती है, एक बहुत बड़े बाजार की आवश्यकता इन्हें पड़ती है, और साथ ही साथ इन्हें कच्चे माल की जो डिमांड थी उसकी भी फुलफिल करना है। उसके लिए जो है ना ये लोग अब नजर फैलाते हैं इधर उधर, तो देखते हैं भारत सबसे बढ़िया है ना, क्या बाबू मेरे, भारत जो है ना सबसे बढ़िया है। तो देखिए जरा ध्यान से सर, तो यहां पर भारत को वो सबसे पहले क्या बनाते हैं सर, अपना उपनिवेश बनाते हैं। हालांकि है थे तो पहले से थे यहाँ पर भारत में, तो 1600 ईस्वी में थे, ये सब 1700 1800 की बात हो रही है, तो 1600 से तो भारत में ही थे। लेकिन इनकी नजर यहाँ पर आती है, इनके लिए भारत जो है ना एक सस्ते श्रम तो यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, सभी संसाधनों से परिपूर्ण तो था ही था, लेकिन इसके साथ साथ भारत जो था इनके लिए एक बहुत बड़ा व्यापार जो है ना वो दे रहा था, बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र बाबू मेरे ये दे रहा था। कौन? अपना भारत। तो यहां पर लाकर भैया हमारे सब जो है वो खपत कर रहा है। अब मामला यहाँ पर उपनिवेश की आ रही है, तो उपनिवेश मैंने आपको पहले भी समझा रखा था, तो इसको समझने की कोशिश करना, ये उपनिवेशवाद होता क्या है। तो जैसे आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं।
यानी हमें जो है आर्थिक शोषण करना है किसी से, तो अपने से कमजोर राष्ट्र पे क्या करेंगे भैया हमारे दावा बोलेंगे और उसके संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे हम अपने आर्थिक पूर्ति के लिए, है ना, अपने आर्थिक दृष्टि से उसके संसाधनों का सामाजिक सामाजिक ये राजनीतिक शोषण करेंगे अपने लाभ के लिए, है ना। तो वो क्या हो जाता है, जो कमजोर राष्ट्र है वो हो जाता है उपनिवेश उस शक्तिशाली राष्ट्र का, और ये प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। मामला यहीं पर आके सिमट नहीं जाता। अब आगे बढ़ते हैं, तो सुनिएगा जरा ध्यान से सर। अब आगे क्या होता है कि 18वीं शताब्दी तक जो है ना भारतीय उद्योग जो है ना विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। कब तक, 18वीं शताब्दी तक, उसके पहले की बात नहीं कर, 18वीं शताब्दी से पहले और 18वीं शताब्दी तक जो है ना भारत का जो उद्योग था वो सबसे विकसित माने जाते थे, क्योंकि वहां पर बुनकर थे, शिल्पकार थे, अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो है यहाँ पर होते थे, और यहाँ पर इंसान जो ना अपने हाथों से सारे काम जो ना वो करते थे। अलग अलग प्रकार के कारीगर जो ना यहाँ पर होते थे। हस्तकला यहाँ पर विकसित थी, है ना, शिल्पकार यहाँ पर थे जो पत्थरों की मूर्तियां वगैरह जो ना काफी सारी चीजें जो ना वो बनाते थे। अब यहाँ पर मामला क्या होता है कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज की बात हो रही है, वहां पर अंग्रेज जो है ना एक एजेंट के माध्यम से क्या करते थे, इन लोगों की वस्तुएं खरीदते थे। सुनिए जरा ध्यान से सर, एजेंट के माध्यम से क्या करते थे, इन लोगों की वस्तुएं जो है वो खरीदते थे और वो अपने मनमानी दाम पर ले जाके बेचते थे, और खरीदते भी थे अपने मनमाने दाम पे, सस्ते दरों पे खरीदते थे। तो अब इनकी भैया हमारे मजदूरी भी पूरी नहीं हो पाती थी, जबरदस्ती खरीद लेना भाई इनसे। उस एजेंट को कहा जाता था गुमास्ता। क्या कहा जाता था मेरे दोस्त, उस एजेंट को कहा जाता था गुमास्ता, है ना, याद रखिएगा। ये गुमास्ता जो एजेंट था, जो शिल्पकारों के बीच में, मजदूरों के बीच में जो ना वो बैठाता था, समन में बैठाता था, और उनसे खरीद कर सामान जो ना वो ब्रिटिशर्स को देता था सर। अब यहाँ पर इतने कम जो है ना भैया हमारे दी जाती थी इनको मजदूरी कि इनके जीवन निर्वाह में भी क्या होने लगा भैया हमारे, कठिनाई जो है ना वो आने लगी। धीरे धीरे इनकी भी स्थिति क्या हो गई, बिगड़ने लगी, बिगड़ते गई बिगड़ते गई बिगड़ते गई, और उस समय तक पूर्ण रूप से जो है ना उद्योगों पर किसका अधिकार था, ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। किसका अधिकार था, ब्रिटिशर्स का अधिकार था। लेकिन फायदा कब होता है, फायदा हालांकि वो होता नहीं है, जबरदस्ती का फायदा दिखाया जाता है। 1813 की बात है। कब की बात है बाबू मेरे, 1813 की बात है। तो 1813 में ब्रिटिश संसद ने क्या करता है, एक चार्टर एक्ट लाता है। ब्रिटिश संसद क्या लाता है बाबू मेरे, क्योंकि 1800 तक जो है ना 1800 तक जो है ना उस पे क्या था मेरे दोस्त, ब्रिटिशर्स का हाथ था, अपने मनमानी तरीके से वो करते हैं सारी चीजें जो है वो कर रहे थे अपने मनमानी तरीके से। तो 1813 में चार्टर एक्ट जो है ना वो पारित होता है। इसमें क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त कि इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार जो है ना वो था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में एस्टेब्लिश था, पूरे व्यापार पर जो उसका आधिपत्य था, अपने मनमानी तरीके से व्यापार करता था, जब मर्जी, है ना, जिसको चाहा खरीदा, कम दर पे अपने मनमानी तरीके से बेचना, या भी ऐसे कह दो कि पूरे व्यापार पर उसी का ही अधिकार था। उस एकाधिकार को क्या करता है, समाप्त कर देता है, और स्वतंत्र व्यापार की नीति जो ना भैया हमारे यहाँ पर प्रशस्त करता है, लागू करता है कि भैया हमें अब आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हो, अपने वस्तु का मूल्य जो है ना अपने मेहनत के हिसाब से आप लगा सकते हो, कोई मनमानी करके आपकी वस्तु जो है वो नहीं खरीदेगा। इसमें भी चाल है, इसमें भी चाल है। अब आगे देखो क्या होता है सर, हालांकि सुधरेंगे थोड़ी यार, थे तो ब्रिटिशर्स ही। आगे क्या होता है मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। सन 1850 की बात है। तो सन 1850 के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए, जिसकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक ऐसी देसी उद्योग लगातार खत्म होने लगे। अब जो देसी उद्योग थे, जो भारतीय उद्योग थे, उन पे धावा भी हमारे बोलने लगे। अब वो लोग धावा नहीं बोल रहे हैं, वो लोग भी हमारे अलग अलग नीतियां जो है ना वो अपना रहे हैं, वो अपने अपने नीति भी हमारे वो अपना रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ की जो देसी क्या कह सकते हैं आप, देसी जो मशीन उद्योग थे वो ठप पड़ने लगे। कैसे, सुनो। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री पर निर्यात कर लगा दिया गया। हाँ सुनो जरा ध्यान से सर। अब इसमें क्या है मेरे दोस्त, चलो, हाँ, तो अब इसमें क्या है
कि ठीक है मुक्त व्यापार आप कर सकते हो, जाओ ब्रिटेन में बेचो, अलग अलग देशों में भैया मेरे आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहां से जो निर्मित वस्तु है ना, अगर ब्रिटेन में बेचना है तो चलो कर दो, हमें क्या दो, हमें टैक्स दो। उसके साथ साथ भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क भी लगा दिया गया। उसके साथ साथ परिवहन शुल्क भी उस पर लगा दिया गया, परिवहन कर भी बाबू मेरे उस पर लगा दिया गया। अब इससे क्या भाई, इससे तो उसको लाभ होने से रहा। एक तरफ भैया मैं स्वतंत्र व्यापार का वो दे दिया, चार्टर एक्ट लागू कर दिया, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर देख ही रहो। अब इससे क्या होता है मेरे दोस्त कि भारत में रहने वाले जितने भी अंग्रेज थे उनको तो विशेष सुविधा प्राप्त थी, उनके वस्तुओं पे कोई टैक्स वैक्स नहीं था, वो सब जो स्वतंत्र थे उसमें कोई दिक्कत नहीं था, है ना। उनके लिए आयात निर्यात के लिए रेलवे की सुविधा भी थी, काफी सारी चीजें थी। अब धीरे धीरे जो भारतीय उद्योग थे वो धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी के अधीन जो है वो होने लगे, जाने लगे। फाइनली जो है ना, सुने जरा ध्यान से सर, कच्चे माल के आयात वहां से होने लगा। अब उद्योग धंधे भारत में ही लगने लगे, किसके, ब्रिटिशर्स के। अब भारत में उद्योग धंधे बाबू मेरे जब उनके लगने लगे तो सस्ते दरों पे वस्तु तो यहां पे बिकनी ही बिकनी है। अब इसके सामने भारतीय जो उद्योग थे वो अपना जो है ना दम तोड़ दिए, है ना, दम तोड़ने लगे। तोड़ क्या दिए, तोड़ने लगे। फिर क्या होता है सुनिए जरा ध्यान से। अब धीरे धीरे कुटीर उद्योग, जो भी लघु उद्योग था, ये सब जो है ना वो बंद पड़ने लगे, क्योंकि लोगों को अब इस प्रकार की वस्तुएं खरीदना लोगों को भारी ये महंगा पड़ता था। इसी कारण से अब ये धीरे धीरे जो है ये ठप पड़ने लगे, बेरोजगार होने लगे। अब जो भैया हमारे कारीगर थे अब वो मजदूर बन गए, मजदूरी करने के लिए क्या हो गया मेरे दोस्त, वो विवश हो गया। जाहिर सी बात, विरोध तो यहां पर भी होना है ना, विरोध तो भैया हमारे यहां पर भी होना है। 1850 के बाद जब भारत में कारखानों की स्थापना होनी शुरू हुई, तब यही बेरोजगार लोग जो है ना गांव से शहरों की तरफ पलायन करने लगे। अब उद्योग धंधे की यहां पर स्थापना बाबू मेरे शुरू हो जाती है, किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो भैया हमारे जिनके साथ वो अन्याय हुआ था, जिनके साथ जो अन्याय हुआ था, उनके सारे ये धंधे चौपट पड़ गए थे। अब वो करेंगे क्या, वो तो मजदूर है, वो तो मजबूर है ना, वो जाएंगे कहाँ। अब वो अपने रोजी रोटी चलाने के लिए कहाँ जाएंगे, अब शहरों की तरफ वो पलायन करेंगे। शहरों की तरफ वो पलायन करते हैं और सस्ते दरों पर उसी फैक्ट्री में जो ना वो जाकर मजदूर की तरह काम वो करेंगे, सीधी सी बात है। इसी को देखते हुए इतिहासकारों ने कहा है, भारतीय इतिहासकारों ने कहा है कि ये औद्योगिकरण नहीं है, ये भारत में औद्योगिकरण नहीं है, ये क्या था, तो ये निरोद्योगीकरण था। ये क्या था, ये यानी कहने का मतलब औद्योगिकरण का पतन, है ना, उद्योगों का पतन था भारत में, क्योंकि भारतीय उद्योगों का पतन ही तो हो रहा था। भारतीय उद्योगों का क्या हो रहा था, पतन ही तो हो रहा था। तो यहां पर भारतीय उद्योगों का पतन हो रहा था। इसी को देखते हुए इतिहासकारों ने क्या कहा, इसको कहा इतिहासकारों ने निरोद्योगीकरण कहा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके बाद से आता है बाबू मेरे भारत में फैक्ट्रियों का लगना। अब धीरे धीरे भैया मेरे भारत में भारतीय जो थे वो फैक्ट्रियां भी लगा रहे हैं। अब भारत में अब फैक्ट्रियां भी लगा रहे हैं। तो देखो जरा ध्यान से क्या क्या लगाते हैं। तो भारत में फैक्ट्री की जो नींव डाली गई थी सबसे पहले सूती कपड़ों की जो ना मिल बैठाया गया था 1851 ईस्वी में, अगर आपको याद हो तो मुंबई में डाली गई थी। सुनो जरा ध्यान से सर, ये पारसी कावस नानाजी दाभार ने 1854 में पहला जो ना वो मिल निर्मित किया था। एक और चीज मैंने आपको बताया था, 1818 में पहला जो ना वो बैठाया गया था, लेकिन वो क्या असफल रहा, है ना, सक्सेस हुआ था वो 1854 में हुआ था। ये सूती वस्त्रों की नींव बाबू मेरे यहाँ पर डाली गई थी बंबई में, है ना, लेकिन भैया मेरे शुरू हुआ था 1854 में, सक्सेस हुआ था, ये सक्सेस सफल था ये। उसका 1854 से लेकर 1880 तक 30 कारखाने जो है ना भैया हमारे भारत में बने। कितने कारखाने, 30 कारखाने भारत में बने, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। ये पारसियों द्वारा, भैया हमारे पारसी धर्म है, 13 पारसियों द्वारा भैया हमारे बनाए गए थे। उसके बाद से 1895 से ये 1914 तक के बीच में सूती मिलों की संख्या जो ना वो 144 तक पहुंच गई थी। और भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा था। यहाँ के जो धागे थे ना वो चीन को भी जाने लगे थे। सोचो, यहाँ के धागे
चीन को भी बाबू मेरे जाने लगे थे, चीन को भी हमें वो जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद से यहीं तक 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल जो ना हुकुमचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। 1917 में कलकत्ता में पहला जूट मिल, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। उसके बाद से बाबू मेरे यहां पर होता है 1907 में जमशेदजी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना बाबू मेरे करते हैं। 1910 में उन्होंने ही टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना करते हैं, कौन, टाटा के द्वारा। 1955 में भिलाई में राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना खोलने की सहमति रूस द्वारा पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई थी। मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में उन्होंने पढ़ा था। अब देखिए यहां पर भारत में 7 स्टील प्लांट बाबू मेरे बैठाए गए। पहला इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर, दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती में, भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में। यहां से बाबू मेरे एक प्रश्न रहते हैं 1 मार्क्स के, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो ये भारत में कुछ फैक्ट्रियां जो ना वो लगाई गई, किसके द्वारा, भारत के उद्योगपतियों के द्वारा, जिससे काफी सारा जो ना वो उद्धार भी होता है, भारत का काफी सारा उद्धार होता है। ठीक है ना। तो चले उसके बाद से यहाँ पर 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव द्वारा सूती वस्त्र के कारखाने खोले गए। 1920 में काफी सारी चीजें हैं। पेज नंबर 108 और 9 अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, है ना। पेज नंबर 108 और 9 बाबू मेरे क्या करना, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यहीं पे बाबू हम लोग समाप्त करते हैं, सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।